सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन अब रुकेंगे नहीं, हर हाल में मार्च से पहले होंगे और सेनेट इंतखाबात से पहले होंगे और सेनेट इंतखाबात भी अपने वक्त पर ही होंगे। बड़ा अहम बयान, ये बहुत ही अहम गुफ्तगू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से की गई है। वहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं और मुख्तलिफ उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, जहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तानियों को वो सरमाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं बल्कि अमरीकी थिंक टैंक से भी कुछ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई। तो अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने और इसके लिए अब तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर कोशिशें भी शुरू कर चुकी हैं। अब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन की मोहलत मिली और वो मुस्लिम लीग नून को थोड़ी कम लग रही है। उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा गया और उस खत में इसहाक डार ने कहा कि कम से कम 2 रोज़ का वक्त बढ़ाया जाए। हाँ, अलबत्ता इससे पोलिंग डे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पोलिंग डे 8 फरवरी ही हो और जो स्क्रूटनी के लिए 7 दिन रखे गए चाहे उसमें से 2 रोज़ मिनहा कर दिए जाएँ और वो 2 रोज़ कागजात नामजदगी के लिए दे दिए जाएँ ताकि तमाम लोगों को आसानी हो। चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किया गया था और उसके बाद से जब ये शेड्यूल सामने आया तो बहुत सारी सियासी जमातों को इन 3 दिनों पर एतराज़ था। एक बहुत अहम फैसला पेशावर हाई कोर्ट का सामने आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो केस इस वक्त उसका फैसला भी महफूज हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक ऐलान नहीं किया कि इंट्रा पार्टी केस के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, क्या बल्ले के निशान पर वो ये इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये हिदायत दी हैं, ये हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो कल यानी 22 दिसंबर तक इसका ऐलान करें, चूँकि कल ही कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख भी है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त आवाम में जा रही है, लोगों में अपने उनके वर्कर्स कन्वेंशन चल रहे हैं, जलसे जुलूस भी चल रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात भी वो कर रहे थे। पंजाब में कुछ उनकी पोजीशन बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन अब पार्टी के थिंक टैंक ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मशवरा दिया कि वो लाहौर से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वहाँ इलेक्शन की कैंपेन में थोड़ी जान पड़ जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर रिवाइव हो सकती है, लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब उनकी इस तजवीज़ पर कितना अमल दरामद होता है, बिलावल साहब इस पर एग्री करते हैं नहीं करते, और फिर किस हल्के से और किसके खिलाफ वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तारुफ करवाते हैं हुमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सस्सी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कुछ ही देर में इकबाल जफर झगड़ा साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हुमायूं मोमन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन को अब जो महफूज शुदा फैसला है वो सुना देना चाहिए, वो मंजर-ए-आम पर आ जाना चाहिए। कल ये फैसला आना है, अगर तो ये पीटीआई के हक़ में आता है, बल्ले के निशान पर आप इंतखाब लड़ पाते हैं तो ज़ाहिर है आप लोगों की तैयारियां अपनी जगह पर चल रही हैं, लेकिन इनकेस अगर ये फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है तो क्या सूरत हाल बनेगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें, जिस तरीके से जो हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से ये हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उन्होंने तोशा खाना केस में उन्होंने वो के जो हमने फ़ाइल किया था उसको ही एक्सेप्ट नहीं किया और उसको रद्द कर दिया। हालांकि वो केस इन द फर्स्ट प्लेस होना नहीं चाहिए था बिकॉज ऑफ टाइम बार। वो केस इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था कि जिस तरीके से उसको चलाया गया। अगर वो केस होना चाहिए था तो फिर उसमें 2 या 3 और ऐसे लोग जिन लोगों ने गाड़ियां तक निकलवाई हैं उन सब लोगों को बीच में होना चाहिए था और जनरली सबसे। लेकिन देखिए, मेरा जो मसला है ना, मेरा मसला ये है कि हुआ क्या है। इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर सिग्नेचर किए थे एडवोकेट मोहम्मद अली साहब ने। वो जेल वाले कहते हैं हमारे पास, उन्होंने जेल वालों से ऑब्वियसली वो ले लेते, बाद में देते होते, वो जेल वाले कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो साबिक एमपीए है मलिक पख्तून यार खान, जो उधर से हैं, ये बन्नू से, उनको शाह सऊद साहब जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने उनको 3 MPO के तहत 30 दिन के लिए अंदर कर दिया। ये याद रहे कि ये वही ब्यूरोक्रेसी है कि जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इम्तियाज़ चौधरी साहब, ये याद रखें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हल्का 68 से हैं। ठीक है। इनको पीटीआई समझ के अंदर कर दिया। वो तो जब बाद में पता चला कि यार ये तो पीपल्स पार्टी के, उनको छोड़ दिया। और मैंने ये सुना है कि मतलब अखबार में ये आया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं इन प्रोटेस्ट
इन इलेक्शन से बॉयकॉट करता हूं कि जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोहाट से ताल्लुक रखने वाले जो सूबाई वजीर हैं इम्तियाज कुरैशी साहब, उनके बेटे श्याम कुरैशी, वो गए हैं अपने वाले साहब के लिए ये पेपर्स वेपर लेके जमा कराने के लिए, उनको उठा लिया है, उनसे पेपर छीन लिया, उनको उठा लिया है। उसके बाद विहाड़ी हल्का पीपी 234, वहां से उम्मीदवार हैं जाहिद इकबाल चौधरी साहब, उनके एडवोकेट हैं हामिद रजा जो हैं, उन्होंने उनके जो पेपर्स निकलवाए और जमा करवाए उनको उठा लिया है। ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो 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 केयर टेकर या टेक केयर गवर्नमेंट है, अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्शंस कर रहे हैं, तो फिर खुदा के लिए ऐसे इलेक्शंस ना कराएं, खुदा के लिए ना कराएं। इस मुल्क के लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत ना पैदा करें। इस मुल्क के अंदर हुमायूं साहब, ये अभी हुमायूं साहब एक इलेक्शन अभी आपकी जमात में भी हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना है। जिस तर्ज के वो इलेक्शन हुए उस पर जो एतराज़ात हुए, और अब ज़ाहिर है उसी फैसले पर आपकी पार्टी का मुस्तकबिल भी डिपेंड कर रहा है, क्या वो इलेक्शन भी उस तरीके से होने चाहिए थे जहां किसी को मौका ही नहीं दिया गया कि वो कोई चेयरमैनशिप के लिए आगे आ सके, किसी ओहदे के लिए मुकाबला कर सके? तो वहां भी तो हमने देखा कि एक अजीब व गरीब तरीके से, जिस तरह बाकी तमाम सियासी जमातें जिन पर आप खुद तनकीद किया करते थे, उसी तरीके पर चलते हुए आप लोगों ने भी इलेक्शन करवा दिए। उसी पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्शंस कराए जून में 2022 में, हमने 23 में जून में इलेक्शंस करवाए, ठीक है, सॉरी 22 में इलेक्शन करवाए, ठीक है। अच्छा, उस इलेक्शन का पूरा प्रोसेस था, 2 पैनल बने, उन दोनों पैनल के अंदर वो हुआ और इलेक्शंस हुए, बाकायदा वोटिंग हुई, कोई पता नहीं 1,500-2,000 बंदा आया था और उन्होंने वहाँ पे किया था, लिटरली उस लिहाज से हुआ था। उससे पहले 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें चूंकि उसमें तो मैंने भी हिस्सा लिया था, मुझे पता था कि वहाँ पे हम लोगों ने किस प्रोसेस के थ्रू कहते, यहाँ तक कि उसमें जो हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रुकन थी, ये फौजिया कसूरी साहिबा, उनके डुअल पासपोर्ट के बेसिस पे उनकी नाअहली भी हुई थी। देखिए, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने अगस्त के एंड में फैसला महफूज कर लिया इस चीज़ के ऊपर। उनको एतराज़ था हमारे एफिडेविट, उन्होंने कहा था कि आपका ये पता नहीं, हमने एक वो चेंज किया था, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक चेंज की थी, उन्होंने कहा था ये आप नहीं कर सकते थे, तो आप एफिडेविट लिख दो। हमने एफिडेविट लिख कर दे दिया, उन्होंने उसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया। अगर वो अगस्त के एंड में सुना देते, हमारे पास 3 महीने 4 महीने होते, तो हम ज़रूर कर लेते। आप हमें 20 दिन का टाइम देते हो कि आप ये कर लो, उसमें सारी चीजें, तो आप मुझे बात बताओ क्या कर। लेकिन हमने क्या किया? हमने वही किया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। उनके आप इलेक्शंस देख लें, उनके तो पिछले 40 साल से देख लें, इलेक्शंस देख लें, 1985 ऑनवर्ड्स इलेक्शन देख लें, उनमें तो वही बिला मुकाबला ही हो रहे हैं ना सारे। आप पीपल्स पार्टी के देख लें, बिला मुकाबला हो रहे हैं। आप फजलुर रहमान को देख लें, बिला मुकाबला को छोड़े, वहां पे तो खानदान से बाहर कोई सीट नहीं जाती। तो इस चीज को जब आप कंपेयर करते हैं, तो खुदा के लिए इन चीजों के लिहाज से थोड़ा सा ये बायसिज्म खत्म कराएं। बेसिक चीज क्या हो रही है? बेसिक चीज ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि अगर उसके 11 खिलाड़ी है तो मेरे भी 11 खिलाड़ी हो, अगर उनके 4 एम्पायर है तो मेरे भी 4 एम्पायर हो। हमें तो ये उस स्टेडियम के करीब नहीं जाने दे रहे। अब जरा हम कहते हैं हमें पॉइंट बड़ी डिटेल से आपका आ गया। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको फील्ड ही नहीं मिल रही। लेवल तो आप कह रहे हैं कि हाँ, लेवल तो दूर की बात है, फील्ड आपको नहीं मिल रही। अब इकबाल जफर झगड़ा साहब, पीटीआई का एक क्लेम है कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, इन्हें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। लेवल तो आप छोड़ दें, पीपल्स पार्टी कह रही है उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो अब ये तासुर जन्म ले रहा है कि सिर्फ एक ही जमात है बड़ी जमातों में, वो है मुस्लिम लीग नवाज, जिसको इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तियाब है। अब ये कागजात नामजदगी आप देखें, अभी मोहम्मद साहब बता रहे हैं, एक तवील लिस्ट है इनके पास। अगर ये पूरी लिस्ट बताएंगे शायद प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाए, कि इनके लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं, इनके लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये इस वक्त जिस माहौल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये माहौल बेहतर है, दुरुस्त है, या इसको थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी तमाम सियासी जमातों को, क्या ख्याल है आपका? जी इकबाल जफर झगड़ा साहब को आवाज आ रही है? झगड़ा साहब आपका माइक म्यूट है, काइंडली माइक को अनम्यूट कर दिएगा ताकि आपकी आवाज आ सके और फिर आप गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा।
चलें, इकबाल ज़फ़र ज़गड़ा साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। तो मोहम्मद साहब, ये आप कह रहे हैं कि फील्ड ही आपको नहीं मिल रही, अभी लेवल तो दूर की बात है, अब कल एक फ़ैसला भी आना है और इन केस वो फ़ैसला अगर आपके ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर आपका ये जो क्लेम है फील्ड ना मिलने वाला, ये तो फिर और शिद्दत पकड़ जाएगा। फिर बहुत सारे शायद आपके लोग ऐसे हों जिनको आज़ाद हैसियत में फिर इलेक्शन लड़ना पड़े। तो अभी सूरत हाल कैसी बनती इस वक्त आप देख रहे हैं आगे अपने लिए? देखिए, इस तरह है, ये तो जब कल फैसला आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से हो सकती है। अगर हम फ़िलहाल हम ये कर रहे होंगे, हम लोगों ने इस वक्त ये कहा हुआ है कि जितने लोग अपने फ़ाइल कर सकते हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उन सब को 2 तरीके से अपने नॉमिनेशंस फाइल करने चाहिए। एक, नंबर 1 एज एन आज़ाद, ताकि जस्ट इन केस कि अगर कोई उनको किसी वजह से उनको रोका जा रहा है तो वो तो आज़ाद हो, लेकिन उनके साथ एफिलिएशन, उनको वो एक खाना होता है उसके अंदर वो ज़रूर लिखें कि हमारा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हमारा एक ताल्लुक़ है और अभी तक टिकट नहीं मिला। अगर जब टिकट ना मिला तो हम आज़ाद लड़ेंगे, टिकट मिल गया तो हम टिकट पे लड़ेंगे। तो हमें उस स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी चलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस वक्त अल्लाह ताला ने ये ऐसा मौका ले आया है कि मैं समझता हूँ इस वक्त जो हिस्ट्री का कोर्स है, जिस तरीके से हम चल रहे थे, जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा था इलेक्टोरल प्रोसेस के लिहाज से, ये वो टाइम आ गया है जहाँ पे जब आप कहते हैं ना एक वाटर शेड लाइन आ जाती है, उसके बाद से आपने कोर्स बदलना होता है। वहाँ पे एक बिग बैंग होता है, वहाँ पे एक चीज़ होती है और फिर कोर्स हमेशा के लिए बदल जाता है। मैं ये समझता हूँ ये वो टाइम आ गया जहाँ पे अवाम, जो कि 12.5 करोड़ वोटर हैं, मैं ये समझता हूँ ये इनका टाइम आ गया है कि ये अपने वोट को कीमे वाले नान या फिर 1500 रुपए और या फिर बिरयानी की वजह से ना करे, ये आगे निकले और इस कोर्स को चेंज करे और एक इलेक्टेड जिसको मर्जी वोट देते हैं, अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या कोई और भी है वो है, तो अपने वोट से उसको करे और कम से कम 80 to 90% इनका टर्न आउट होना चाहिए। आप लोग घरों में नहीं बैठना, आप लोगों ने उस दिन निकलना है, क्योंकि आपका वोट, आपका ये जो अंगूठा है ये मैटर करता है। और ये कर्न लगाने से पहले जिसके ऊपर लगा रहे हैं उनसे एक दफ़ा ये ज़रूर देख लेना कि उन्होंने पिछले 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 50 साल में आप लोगों के लिए क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस लेकर आए हैं। क्या उन्होंने आपके जो सेहत का मसला था उन्होंने किसी हद तक ठीक किया या नहीं किया। देखिए, खाली सड़कें अच्छी बात होती हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट, आपका ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर कितना उसमें हुआ, आपके गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें सवाल पूछना चाहिए। और इस दफ़ा बाहर निकलो, वोट दो, वोट देकर अपनी किस्मत खुद बदलो, वरना आपकी किस्मत कोई नहीं बदलेगा। और ये पहली बार है कि इस दफ़ा ये जो हमारा एक सिस्टम होता है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं लोगों को, या बंद कमरों में डिसीजंस हो रहे होते हैं, या हम लोग प्लानिंग कहीं और कर रहे होते हैं। खुदारा ये आप लोग निकलो और ख़ुद प्लान करो। अगर आपको समझ आती है कि डॉक्टर हुमायूं बुरा आदमी है, मत वोट दो, लेकिन निकल के मुझे डिस्कार्ड करो। घर बैठे मैं डिस्कार्ड नहीं हूंगा, क्योंकि मैं आदमी हूं, मेरे पास वो लोग होंगे, मैं मसला यकीनन ये तजवीज़ ज़ाहिर है लोगों तक जा रही है और बड़ी अच्छी आप ये तजवीज़ दे रहे हैं लोगों को कि लोग कम से कम निकलें और वोट दें। और वो किसी भी सियासी जमात जिससे भी उनका माइंड मैच करता है, जिसको भी वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर समझते हैं, उसको वोट दें। लेकिन इकबाल ज़फ़र ज़गड़ा साहब, आपसे सवाल मैंने किया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल तो हम उसको बाद में करेंगे अगर फील्ड मिलती है। पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करिए, एक तासुर जन्म ले रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। तो ये इस तासुर के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे और इनके साथ जीतते भी हैं तो फिर आपकी जीत कहीं दागदार तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि फिर हारने वाले धांधली का शोर मचाएंगे कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं थी। शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि हमने तो बहुत वाज़े तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ऑल आई वांट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द पार्टीज। वो कहते हैं मेरा तो बयानिया यही है कि मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि ये जो है ये खास जमात है और ये इनकी लाडली है और ये वो उनके लाडले हैं। ही डजंट बिलीव इन दिस। लेकिन ये एक तासुर दिया जा रहा है और वो उन्होंने तो ये भी कहा, आपके सामने है ये बातें उनकी, उन्होंने तो कहा कि हमें तो अगर पीटीआई को जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो जाती हैं तो हम तो उनके साथ भी बात करने में कोई हर्ज नहीं महसूस करते। एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री जो भी है,
हम उसके साथ बैठने के लिए और बात करने के लिए तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लाडले हैं और हम किसी से बात नहीं करते और हम तो किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे और फलानी फोर्स हमें ये वो करेगी, हेल्प देगी। नो, वी आर देयर टू वेलकम इवन द पीटीआई, और उनको हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर उनके पीटीआई तो चले आपकी बहुत शदीद मुखालिफ जमात रही है, पीटीआई को तो आप चले, मुखालिफ बात है उनसे बात करना, लेकिन अभी जो रिसेंट पास में जो आपके इत्तेहादी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी तो आप लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उन पर और आपके दरमियान किस तरह एक तलखी, एक कशीदगी वाला माहौल चल रहा है, तो पीटीआई तो फिर बहुत ही बात की बात है। पीपल्स पार्टी के साथ तो पहले आप लोग नहीं, ये आप ये मत कहेंगे हम नहीं बैठने के लिए तैयार। आप ये देखें कि वहां से क्या बातें हो रही हैं। हम तो अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको याद है किसने बनाई थी? हमने। और इन considered as the most effective documents around. तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाई थी, और तमाम जमातें आज भी कहती हैं कि हाँ, दैट इज वन डॉक्यूमेंट वो विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। तो अब इसमें हम और क्या हम बताएं जी। लेकिन अभी के जो हालात हैं, आप देखें, आप तमाम सूबों में जा रहे हैं, तमाम जमातों के साथ आप मिलकर एक तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर गेम आपका सिक्योर हो जाए। वो 172 के नंबर्स आप पूरे कर लें, चाहे आप एमक्यूएम से मिलें, जेयूआई से, आईपीपी से, चौधरी शुजात साहब की पार्टी से। अगर आप नहीं मिल रहे तो अभी सिर्फ आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बात नहीं कर रहे। देखें, हमने कभी ये नहीं कहा कि उनसे हमारी बात नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तरफ से जो एटीट्यूड है, आप बिलावल साहब की देख लें। हम तो कहते हैं कि ही इज माशाल्लाह वन ऑफ द अपकमिंग लीडर्स, और हम उसको पूरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा, बातें होती हैं, बहुत लोग कहते हैं, खुद उनकी तरफ से हुआ है कि ही इज स्टिल यंग एंड ही वांट्स, ही हैज टू बी, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये आपको तो पता है, ये किसने कहा है? मैंने तो नहीं कहा ना, ये तो आपको भी मालूम है ना कि उनकी तरफ से हुआ है ना कि ही इज टू यंग, अभी तो उनको हम ट्रेनिंग देनी है। ये तो अल्फाज हैं उनके, माशाल्लाह, वालिद साहब के, जरदारी साहब के। हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर कर दिया था कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, वो थोड़ा सा उन्होंने घर की तरफ उस मामले को मोड़ दिया था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, घर की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन ओवरऑल तो फील्ड में तो यही इम्पैक्ट हुआ ना कि जी देयर इज समथिंग बिटवीन द पार्टी एंड द लीडरशिप, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो गई। और ही इज टू यंग, और मैं फलाने को लाना चाहता हूँ और ढिंगानी को लाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये ऑनेस्टली हमारे लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, he doesn't like these things. He always welcomes everybody. तो जरदा साहब, जिस तरह फिर आपकी गुफ्तगू से तासुर निकल रहा है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी जमात की तरह अगर आवाम में जाना चाहे, जलसे करना चाहे, अभी तो आप लोग भी प्रॉपर नहीं गए, जलसे जुलूस से बाकायदा तौर पर कैंपेन नहीं शुरू हुई, तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में जलसा करना चाहें, कोई एक्टिविटी करना चाहें, अपनी इलेक्शन कैंपेन करना चाहें, प्रोवाइडेड कि उनको जुडिशरी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि जुडिशरी उनको ना दे। अगर जुडिशरी की तरफ से वो क्लियर हो जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है कि वो फिर फील्ड में आना चाहें तो आए। वी विल नॉट बी हर्डल टू देम। ठीक है। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये जो लोग अभी अपने केसेस भुगत रहे हैं उनको तो आप साइड में रख दें, लेकिन जिन पर कोई केसेस नहीं है, जैसे अभी बैरिस्टर गौहर अली साहब को आप लोगों ने चेयरमैन नामजद किया, बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त आकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई इलेक्शन कैंपेन, इन लोगों की तरफ से भी कोई वर्कर्स कन्वेंशन, कोई जलसा, इस तरह की कोई एक्टिविटी आप लोगों की तरफ से नज़र नहीं आ रही है? क्या वजह है इसकी? मुझे एक बात बताएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू झगड़ा साहब, ही इज़ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन एंड यू नो प्रॉब्ली वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक हिम, ठीक है।
उनको ये जो केपी में हो रहा है, ये जो अभी क्या कह सकते हैं उसे, अपने मरवत साहब हैं, उनको किस बेसिस पे पकड़ा है? उनके ऊपर कोई केस था? कोई केस नहीं था, पकड़ लिया है। अभी आपके जो शोएब साहब थे जो कराची गए थे, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है। क्यों? उनके ऊपर कोई केस था? पीटीआई के ये वर्कर्स हैं। देखिए, बात ये हो जाती है, ये कह देना, अच्छा बात हुई थी उसकी कि कोर्ट्स से अगर क्लियर हो जाते हैं, कोर्ट्स ने तो कहा हुआ है कि 3 एमपीओ के तहत नहीं पकड़ना, इंतजामिया फिर पकड़ लेती है। वहां से कोर्ट से उनको एक बंदे को 5 दफा रिलीफ मिलता है, पर एक और देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने केसेस किए हुए हैं, जिस तरीके से पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक एक जगह से एक बंदे के एक वक्त में 12 मुख्तलिफ शहरों से केस हुए हैं। खतीजे शाह के साथ क्या हुआ है? जब कोर्ट ने उसको हर जगह से छोड़ दिया, उसको राहदारी देके उसको क्वेटा भेज दिया। देखिए, अगर इस किस्म के ये ब्यूरोक्रेसी या ये जो टेक केयर गवर्नमेंट है, जिसने टेक केयर करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो कि एक्चुअली इस वक्त बज़ाहिर मैं तो समझता हूँ कि एक्चुअली, लेकिन चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहते तो बज़ाहिर ये लगता है कि इनको स्पेशल बुलाया गया है, इनको वो सेफ राहदारी दी गई है, इनको बुला के एक क्या कह सकते हैं वेल प्लान्ड जलसा, जिसमें सारी इंतज़ामिया टेक केयर गवर्नमेंट ने उनके लिए सब कुछ हमवार कर दिया था। जब हमने आखिरी जलसा किया था ये मीनार पाकिस्तान पे, तो उस वक्त तकरीबन 400-500 कंटेनर लगे थे, हर स्ट्रीट पे कंटेनर लगा था। उसके बावजूद हमने वो जलसा। अच्छा मोहन साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बज़ाहिर एक तासुर ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त फैसिलिटेट कर रही है नून लीग को। पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ था, लेकिन फिर हमने जो इंटीरियर मिनिस्टर थे केयर टेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और अब शायद उनका ये तासुर थोड़ा सा अब उतना उनके आर्गूमेंट में वजन नहीं रहा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, झगड़ा साहब के सामने पॉइंट रखेंगे कि आखिर ये तासुर क्यों जन्म ले रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुमायूं मोमन साहब, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, ब्रेक से पहले अभी जो अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुमायूं मोमन साहब ने, वो तमाम लोग जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हुए जो उन्होंने कोर्ट भी किए। तो ये अब इस तरह के वाक़यात अगर पेश आ रहे हैं जिन लोगों पर कहीं कोई केसेस भी नहीं है, तो उनके खिलाफ फिर ये चाहे छोटी मोटी कार्रवाई हो या उन्हें एक आध रोज़ के लिए गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए, ये वाक़यात फिर क्यों पेश आ रहे हैं? ये कहाँ से ये इनिशिएट हो रहे हैं? देखिए जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोमन साहब, मेरे भाई हैं, ग्रेट रिगार्ड। मैंने कभी भी किसी जमात के लीडर को या किसी जमात के वर्कर तक को, इंशाल्लाह ये मेरा रिकॉर्ड है, एंड मोमन साहब शुड बी नोइंग दिस, कि मैंने कभी भी किसी को गलत अंदाज में बात नहीं की या गलत अंदाज से उनको एड्रेस नहीं किया, उनकी जमात के खिलाफ कभी बात नहीं की, किसी को भी। यू कैन पीटीआई इटसेल्फ के उसकी मेरे ख्याल में अगर टॉप लीडरशिप से भी पूछें तो इंशाल्लाह वो आपको ये कहेंगे कि हाँ उनसे बात हो सकती है। मैंने तो जब भी ये चीज़ रखी है सामने तो उन्होंने डेफिनेटली ये कहा है कि जी हाँ उनसे बात हो सकती है। तो मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा, बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू, एंड थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर मैंने कभी किसी जमात के लीडर को या उनके वर्कर को किसी इस तरीके से बात नहीं की जिससे उनको दुख पहुंचे। तो ये देखें, ये तासुर बनाना, मोमन साहब को मैं कहूँगा कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि नून कभी ऐसी बात करेंगे। लेकिन हमारे, मैंने पहले भी कह दिया कि हमारा लीडर जो है मियां नवाज शरीफ, ऑल ही सेज कि हम इलेक्शन चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये उनके अल्फाज हैं। और वो कहता है कि आई विल एंश्योर माई सेल्फ दैट ईच पोलिंग स्टेशन आई हैव अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर हु विल वॉच, और देखेगा कि ये कोई धांधली वाली चीज ना हो। हर एक वोटर के जाने पर वो उसको चेक करने के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा हुआ है, एंड ही मीन्स इट, और ये उस पर काम भी हो रहा है। ये आजकल जो हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप इनके देखें कितनी डिटेल में वो मियां नवाज शरीफ उनको 15-15 मिनट सुनते हैं,
और कहते हैं कि अगर हम आपको वो करेंगे तो आप किस तरह करेंगे और आप इलेक्शन में क्या करेंगे, और ये धांधलियों वाली बात जो है ये खत्म होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे जोर देंगे और आप लोगों ने भी इंश्योर करना है। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट हिडन, इट इज ऑन रिकॉर्ड होती है सारी चीजें। झगड़ा साहब बहुत डिटेल के साथ आप तमाम ये इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास चल रहे हैं, लेकिन ये असल में परसेप्शन बिल्ड होना वहां से शुरू हुआ जब फवाद साहब की अपॉइंटमेंट हुई निगरां सेटअप में, जब अहाद चीमा साहब आए, जब तौकीर शाह साहब आए, जब एक दो और ऐसे नाम आए जिनकी नून लीग के साथ बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है अपने पिछले अदवार में। तो ये वहाँ से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे छोटी जमातों के पास आप जाते रहे, रीजनल पार्टीज़ के पास, और वो आपके साथ अलायंस पर या सीट एडजस्टमेंट्स पर एग्री करती रही, तो वहाँ से परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि ये हालात और ये हवा एक बनाई जा रही है नून लीग के लिए। नहीं जी, वो बनाई नहीं जा रही है, लेकिन हमने फील किया कि इस चीज की जरूरत है कि इस मुल्क में जो है तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर जहां पर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत है सीट एडजस्टमेंट करें, जहां पर इंडिपेंडेंटली जाने की जरूरत है वहां इंडिपेंडेंटली करें, वो दूसरी जमातें भी इसको अंडरस्टैंड करें, वो भी इसको अप्रिशिएट करें। तमाम ये तो आपने ये भी देखा होगा कि कब से हमारे जब शहबाज साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने अपनी जो मईशत को ठीक करने के लिए यही अपील की थी कि इसका एक ही हल क्या है कि तमाम जमातें बैठकर और एक लेवल प्ले फील्ड क्रिएट करें और मईशत को ठीक करें। मईशत इस वक्त हमारा मेन प्रॉब्लम है। हमारी मईशत ठीक होगी, इकोनॉमी ठीक होगा, मैं आपको कहता हूं कि हमारे मसले तब जाकर हल होंगे। लेकिन उसके लिए जरा सा ये करना पड़ेगा कि ये जो बात होती है ना कि हम अपने लिए जो करना चाहें करेंगे, ये फीलिंग खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन झगड़ा साहब ये मईशत के लिए आप सबको साथ बिठाने की बात करते हैं, एक नेशनल चार्टर की आप बात करते हैं, लेकिन अभी जब 12-13 जमातें एक साथ थी हुकूमत में और उसमें जो फैसले लिए गए फिर उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। देखें पीपल्स पार्टी आपको महंगाई लीग कहती है, सारे जो भी उसमें ऐसे डिसीजन जिसका फिर आवाम पर एक बड़ा बुरा असर पड़ा, वो चाहे महंगाई बढ़ने की सूरत में हो, वो बेरोजगारी की सूरत में हो, वो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ महंगी होने की सूरत में हो, तो फिर वहाँ वो तमाम जमातें मिलकर क्यों कोई ऐसा चार्टर पेश नहीं कर सकी, कोई ऐसा प्लान नहीं दे सकी जो कि मुल्क की मईशत को संभालता? देखिए जी, हमारी तरफ से तो इनविटेशन, मैंने आपको कहा कि इनविटेशन यही थी कि आओ बैठकर और तैयार करें। अगर वो नहीं बैठती तो इसमें आप हमें क्यों ब्लेम करते हैं? हमने तो अपनी तरफ से बिल्कुल ओपन द गेट वाली बात की थी कि हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं, आप आएं, बैठें, ताकि हम एक लाएअमल तैयार करें, एक पॉलिसी बनाएं, एक पॉलिसी के तहत मईशत को भी ठीक करें, एक पॉलिसी के तहत अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाएं, और ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है इसको छोड़ दें, नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम करें। जब तक हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम नहीं होगा ये मसले हमारे बढ़ते रहेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी इस वक्त ठीक है। तो सही, तो हुमायूं मोहम्मद साहब ये भी अभी देखें पीपल्स पार्टी भी ये कहती थी कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये दरअसल नून लीग की एक्सटेंशन है, लेकिन फिर हमने देखा सरफराज भुगटी साहब उसी हुकूमत उसी सेटअप से निकले और पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। अभी रिसेंटली हमने देखा लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको किसी ने रोका नहीं, वो आज़ाद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने में। इसका मतलब और भी अगर कोई सियासतदान या कोई और वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहता है तो वो आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो फिर ये हर चीज़ का इफेक्ट ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को क्यों इस वक्त बता रही है? देखिए, हम क्यों इफेक्टिव अपने आप को बता रहे हैं, ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है? इस तरह है कि जब आप इवेंट्स देखते हैं ना इन द रीसेंट पास, तो आपको पता चलता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं ये किसके लिए की गई हैं? ठीक है, इसमें कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हुई, बस पास कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो कानून था, जो कि सिंपल कानून था, मतलब वो एक बिल पास हुआ था, एक एक्ट बना था, ना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए थे वो क्यों किया था, किसके बेनिफिट के लिए किया था, सवाल उठता है। अच्छा, उसके अलावा PLD 2022 में एक जज है वो कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना हक जो है ना कि वो अपीयर होने के लिए कोर्ट के सामने
खो दिया है, और इवन वो लॉयर के थ्रू भी अपीयर नहीं हो सकते, वो पहले सरेंडर करेंगे जेल में, उसके बाद उनकी बात होगी। वही जज उसके बाद उनको राहदारी दे देता है। क्यों? या वो पहले गलत था या बाद में गलत था, दोनों काम तो हो नहीं सकते, तो परसेप्शन तो बनेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज सामने आती है, वो ये है कि एक जज ये कहता है कि हुदैबिया पेपर मिल जो है ना वो टाइम बार है, तो उसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। लेकिन एक जज जो है वो तोशाखाना केस टाइम बार होने के बावजूद भी, मतलब उसको 180 डेज के अंदर करना होता है, उसको 2.5 साल बाद उठा रहे हैं और उसको उठाने दिया जा रहा है, और उसमें हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कह रही, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह रही। क्यों? सवाल तो उठता है, सवाल तो मेरे दिल में भी उठेगा, सवाल आपके दिल में भी उठेगा, सवाल हर एक के दिल में उठेगा, लेकिन बाज लोग उस सवाल को नहीं उठाएंगे। तो आप लोग खुद इन मामलात पर आप लोग खुद अदालत चले जाए ना, आप लोगों के पास बड़ी जबरदस्त लीगल टीम है। यार देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं ठीक है, हम लोग अदालत में चले भी जाएंगे, अदालत को खुद नजर नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रही कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, कि तुम में से हर एक निगहबान है और तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। क्या वो क़यामत वाले दिन इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे? रही बात यह कि जो आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल कोई जा सकता है, जो भी आज जाना चाहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करे, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करे, जिसको जो करना चाहता है वो कर ले। लेकिन मेरा एक सवाल उठता है, अब जो आर्टिकल 224(1)(b है वो आपको कहता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो वजीर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, वो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस, इमीडिएट इलेक्शंस होते हैं, वो नहीं लड़ सकते। ठीक है? मुझे समझ नहीं आती कि ये सरफराज भुगटी साहब कैसे इन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करेंगे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, और वो बड़े कैटेगोरिकली मेंशन करता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लीगल सवाल भी उठ रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता वो कंटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद साहब, ये लीगल जो सवालात आप उठा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने सवाल रखें। लेकिन इकबाल ज़फर झगड़ा साहब, आपको भी एतराज़ है कि ज़ाहिर एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर वो अपने मनसब को छोड़कर एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, और अब जाहिर है कि आम इंतखाबात में वो हिस्सा भी लेंगे। PTI को उस पर एतराज़ है, नून लीग भी इस पर मुतरज़ है। देखिए जी, जो चीज आइन के मुताबिक नहीं होगी, डेफिनेटली हम उस पर मुतरज़ होंगे। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। अब जुडिशरी की बात मोहम्मद साहब कर रहे हैं, आई हैव सम रिजर्वेशंस ऑन दैट, कि इस वक्त जो जुडिशरी है और इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उसकी जो रेपुटेशन पास्ट में रही है, उसने अभी तक जो काम किए हैं उसमें ये कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया कि वो नून को सपोर्ट कर रहे हैं या नून की हक में कोई फैसला देने के लिए बैठे हुए हैं। जहां भी नून के खिलाफ बात आई है उन्होंने उसको उठाया है। कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसमें उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फर झगड़ा साहब, रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आने वाली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ी अहम स्टोरी और उस पर कमर चीमा साहब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आकर उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और बलूच यकजहती काउंसिल के बैनर तले ये मुजाहरा हो रहा है, लेकिन इसकी हकीकत अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होती जा रही है। हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा जब गुलजार इमाम शुम्बे और सरफराज बंगुलज़ई ने हथियार डाले और भारत के मुलव्वस होने को, भारतीय हाथ को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाता है। तो उसके बाद अब कुछ ऐसे लोग जो कि गिरफ्तार हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें समाजी रहनुमा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें बालाज बख्श हैं, जिसमें राशिद हुसैन हैं और इनके दीगर भी जो साथी हैं, उन तमाम लोगों को
ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। तो ये क्यों इस वक्त ये एहतजाज की ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा की गई है, और क्या इस एहतजाज के पीछे भी कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस है, और फिर हुकूमत की एक टीम इनसे मुज़ाकरात करने भी गई है और इनको बताया कि जो भी इनके कानूनी मुतालबात हैं, जो कानून की और आइन की हद में आते हैं, उनको यकीनी तौर पर देखा जाएगा, समझा जाएगा और पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या इस तरह के एहतजाज से जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, क्या उसमें कहीं कोई कमी डालने की कोशिश की जा रही है, या क्या इसका मकसद है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं, कामयाब कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसके नतीजे में जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनकी हिमायत में इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के मुजाहरे में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये इन मुजाहिरीन को इनसे किस तरह से डायलॉग किया जाए, इनको किस तरह समझाया जाए कि जो इनके मुतालबात हैं वो गलत हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ इस साल जो BLA और BLF जो है, इन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी के हमले किए हैं बलूचिस्तान की अवाम के ऊपर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। और पर्टिकुलरली ये जो बालाच का वाक़या है, जिसको CTD के पास था और फिर उस पर हमला हुआ और वो मारा गया, ये सवाल तो सारा इनसे पूछा जाना चाहिए, हमारे जो भाई और बहनें जो बलूचिस्तान से आए हैं, कि भाई आप एक दहशतगर्द की हमायत में क्यों बाहर निकले हुए हैं। और दूसरा, जो हमारी बहन है मारंग बलोच, इनसे भी पूछा जाए कि ऐसा क्या है कि जब उनके वालिद जो हैं वो भी एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा थे और उनको जो है उसी तंजीम BLA के परचम में ही जो है वो दफनाया गया था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉस्पेरिटी आई थी, उसके बाद एक और बलूचिस्तान का छक्का लगने वाला, और वो ये है कि कुवैत, सऊदी अरब और UAE जो है वो भी बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस वक्त तो ये फ़ायदा उठाना चाहिए या कि बलूचिस्तान के जो यंग लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन और अपने वतन से और अपनी कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जाएं रियासत पे हमला कर दें और आएँ उन लोगों को सपोर्ट करें जो रियासत पे हमले करते हैं और जो दहशतगर्द तंजीमों के बानी हैं। ये मैं समझता हूँ ये जो डायरेक्शन हमने सेट की है, और इसमें पर्टिकुलरली देखें बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि वो मरकज़ में आके ये नहीं कह सकते कि जी हम इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। ये उनकी जॉब है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम करें, इनको साथ पॉलिटिकली डायलॉग करें, इनको इस चीज़ पर राज़ी करें कि देखें आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उससे आपको फ़ायदा होगा। आप सड़कों पे निकलेंगे, आप रियासत के खिलाफ तो कभी भी कोई ग्रुप नहीं जीत सका। अभी फॉर एग्जांपल ये जो दहशतगर्द ग्रुप जो बलोच अस्करियत पसंद है, कभी वो भारत से पैसे लेते हैं, कभी वो अफगानिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स के हाथ में हैं और समझते हैं कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे शायद पॉपुलर हो रहे हैं, हम क्योंकि इंटरनेशनली हम देखे जा रहे हैं, तो शायद हमारी जो बलोच वो अस्करियत पसंद जो दहशतगर्दी में मारे गए, शायद उसके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे। ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जाती। बहुत सारी तंजीमें पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन वो तंजीमें जिनको स्टेट ने दहशतगर्द करार दिया हो, और सिर्फ वो स्टेट ने नहीं, इंटरनेशनली भी दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर हुई हों, उनकी रहनुमाई आप सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि ये मॉडर्न ज़माना है तो आप फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उनके पॉलिटिकल विंग बना लें या उनके सोशल मीडिया विंग बना लें और उनको कहें जी आप तो पहाड़ों में लड़ें और हम इधर ज़मीन पे और इस्लामाबाद जाके आपकी सोशल मीडिया की जंग लड़ते हैं। मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान की अवाम और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान की यूथ के साथ एक ये ट्रेजेडी है, और पर्टिकुलरली ये खुद जो मारूम हैं। कमर साहब, एक मैसेज, जब कुछ लोग जब हथियार डालते हैं कुछ ग्रुप्स और वो पूरे के पूरे ग्रुप्स कौमी धारे में शामिल होते हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान है, बहुत बेहतर है सूरत हाल, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के ग्रुप्स फिर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में अगर वो प्रोटेस्ट करें तो फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें उस पर जाती हैं और एक तासुर ये उभरता है कि शायद बलूचिस्तान में अभी भी हालात ख़राब हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए या दीगर जो ममालिक के प्लानर्स हैं या जो सरमायाकार हैं, ज़ाहिर उनके दिल में एक खदशा पैदा हो जाता है। तो ये इस वक्त इनसे डील किस तरह किया जाए, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए?
देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, असल में तो ये बलूचिस्तान की अवाम के फाइनेंशियल जो राइट्स हैं उन पे डाका डाल रहे हैं। वो इस तरह के ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, ये तासुर देना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। तो कौन चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना हो? कौन चाहता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज ना आए? जारी बात है वही होस्टाइल एजेंसीज चाहती हैं कि ऐसा ना हो। सो हमें इस चीज से समझना है कि ये चीजें नहीं हैं। और दूसरा, ये जो सरफराज बंगलजई की जो स्टोरी है, अब देखिए स्टेट तो ओन करने को तैयार है। आप माफी मांगते हैं, आपने माजी में गलतियां की हैं। सरफराज बंगलजई के अपने बच्चे जो हैं वो इस दहशतगर्दी की जंग में मारे गए हैं। वो मारे गए हैं इसलिए क्योंकि वो गलत रास्ते पे थे। अभी उसको एहसास हो रहा है, वो माफी का तलबगार है रियासत पाकिस्तान से। रियासत माफ कर देगी, लेकिन सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली जो यूथ है, इनको किसने रास्ते, यहाँ पे हमारी फेडरल पार्टीज, हमारी पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, उनको चाहिए कि एक कदम बढ़े और एक ब्रॉडर डायलॉग करें और उनको बताएं कि आप उन दहशतगर्द जमातों के स्पोक्स पर्सन ना बने जिनको रियासत ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो दहशतगर्द हैं। वो कभी एक जगह पे हमारे अवाम पे हमला करते हैं, कभी वो कोयटा में हमला करते हैं, कभी वो तुर्बत में हमला करते हैं। जो बलूचिस्तान की अवाम के सगे नहीं हैं, वो अपने बच्चों के और इनके कैसे सगे हो सकते हैं? सो मैं समझता हूं कि जिस तरह वो शारी बलोच थी, उसने चाइनीज के ऊपर जो हमला किया, उससे क्या हुआ? चाइनीज पैसे नहीं लेके आए। जब चाइनीज पैसे नहीं लेके आएंगे तो किसको नुकसान होगा? बलूचिस्तान की आबादी को नुकसान होगा ना, अगर वो पैसा नहीं आएगा। तो फैसला कर लें, अगर ठीक है आपने चाइनीज को मारना है तो आप मार के आपने देख लिया ना, फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोग डर जाते हैं। फौज और सिक्योरिटी सुबह शाम उनको जो है उनके आगे पीछे भागती है ताकि वो डॉलर लेके आए और इस खित्ते की तकदीर बदलें। और ये दहशतगर्दों के स्पोक्स पर्सन बन के और खित्ते में और पाकिस्तान में कभी ये कहीं से चलते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा आ रहा है इनके ऊपर। ये कहां से खर्चा आ रहा है? खुद तो ये डॉक्टर है मारूंग बलोच, ये कौन इतना पैसा देता है इनको कि जाएं इतने लोगों का खाना भी अरेंज करें, जाएं इतने लोगों की ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करें? और इस पे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की है बलूचिस्तान में और मरकज में भी। ये जब भी कुछ दहशतगर्द ग्रुप हथियार डालते हैं और कौमी धारे में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो तब इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने चंद एक माजी में भी देखी हैं। तो ये महज इत्तेफाक होता है या फिर जो लोग कौमी धारे में शामिल हो रहे होते हैं उनको दरअसल वरगलाने की और उनके दिमाग को, उनकी राय को तब्दील करने की फिर ये कोशिश या साजिश होती है? माजरत चाहता हूं, मैं समझता ये हूं कि ये बेसिकली मिलिटेंट्स के अंदर एक एलीट है जिन्होंने बेसिकली डेलिबरेटली ये एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें कहा जाता है कि जनाब आपके हकूक पे कब्जा है, रियासत आपके हकूक पे कब्जा कर रही है। भाई जाएं पार्लियामेंट में, आप पॉपुलर हैं, आप जाके इलेक्शन लड़ें और असम्बली में जाएं, वहां शोर डालें, आपकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन एक तरफ लोग सरेंडर कर रहे हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया है, दूसरी तरफ वो स्टिल भागे हुए हैं। ये उन भागों के स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं। तो फिर जारी बात है रियासत आपको एम्ब्रेस करेगी, मौका देती है आपको, जाएं प्रोटेस्ट करें F9 पार्क में। लेकिन एट द सेम टाइम ये सोचें कि क्या 75-76 साल बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान को ये ऑप्टिक्स चाहिए? हम तो पहले ही जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ें, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, सिंध की माएँ बहनें बेटियां लड़कियां काम करें। ये किस डायरेक्शन में लड़कियों के लिए आप चल पड़ी हैं? और एक लड़की जो है वो अभी चूंकि आम इंतखाबात होने 50 दिन बाद और इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों की बहुत ज़्यादा तवज्जो है बलूचिस्तान पर। लोग वहाँ के नुमाइंदों से मिल भी रहे हैं, उन्हें अपनी जमातों में भी शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक पाकिस्तान की इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़, वो बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाना चाह रही हैं। सर जी, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें बड़ी सेल्फिश हैं। उनको पता है ये 15, 20, 25 MN है वहां पे, इनको मैनेज कर लेंगे बाद में उधर इस्लामाबाद जब आएंगे जीत के। ये भी हमारी सियासी जमातों का भी कसूर है कि ये जिस अंदाज से उनको डील करती हैं। और वहां पे बैठे हुए लोगों को भी चाहिए कि टफ बार्गेन करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ताकि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सिर्फ एक एलीट कैप्चर ना हो, ये ना हम समझें कि भाई एलीट जो है उसके अपने इंटरेस्ट हो गए। नीचे तक देखें, ये जो धड़े इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, ये बात करें ना वहां पे कोयटा में मसलों का हल ढूंढें।
अगर कोयटा में नहीं मिल रहा तो देखिए ना, ये प्रेशर डालेंगे स्टेट के ऊपर। जब स्टेट के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो स्टेट फिर अब इनको एक्सपोज करेगी कि आप की फैमिली में दहशतगर्द हैं, आप क्या दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, आपके अब्बू की जो डेड बॉडी है वो BLA के झंडे में जो है वो दफन की गई है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए क्वेश्चन सिंपल सा आता है, पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर देना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन है, छोटा सा मुल्क है हमारा, 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है, एक कश्मीर है, हमसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। दुनिया देखे किस स्पीड से चल रही है, हमारा खिता ग्रो कर रहा है, ईरान सैंक्शंस के साथ काम कर रहा है, चीन हमारे साथ तरक्की याफ्ता मुल्क है, इवन भारत जिसके साथ हमारे 50,000 किस्म के मसले हैं, एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि उनको उधर भी देखें, तरक्की होती है, मुस्तकबिल की देखें। तो अपने लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारी किसी ने मदद नहीं करनी अगर हम इसी तरह की ऑप्टिक्स दुनिया को देते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।